नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 4th प्रश्न पत्र, जो कि हमारा है क्रियात्मक अनुसंधान। और क्रियात्मक अनुसंधान में हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को, उसका महत्व, विशेषता, जो कुछ भी आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में उसको अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है, ये क्रियात्मक अनुसंधान तो आपका एक पूरा का पूरा बुक ही है, लेकिन उस क्रियात्मक अनुसंधान को अगर देखा जाए, थोड़ी सी बातें आपको चर्चा हम कर लेते हैं कि ये अनुसंधान के पार्ट हैं। अनुसंधान का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का खोज करना। तो अनुसंधान के अंतर्गत हमारे 3 पार्ट आते हैं। पहला जो हमारा होता है क्रियात्मक अनुसंधान होता है, दूसरा हमारा होता है मौलिक अनुसंधान होता है, और तीसरा हमारा जो होता है वो प्रयुक्त अनुसंधान, या उसी को हम व्यवहारक अनुसंधान कहते हैं। तो ये हम 3 पार्ट, मतलब 3 टॉपिक उनके अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं तीनों के बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है, जिसमें कि आपको हम क्रियात्मक अनुसंधान आपको हम पढ़ा चुके हैं। क्रियात्मक अनुसंधान ही आपका शुरुआत, आपका जो सिलेबस है उसमें आपका था, तो मैं आपको क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ा दिया हूँ। और क्रियात्मक अनुसंधान के बाद अब आज हम लोग जो देखेंगे वो आपका देखेंगे मौलिक अनुसंधान, जो कि आपका फंडामेंटल रिसर्च है। और मौलिक अनुसंधान के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि प्रयुक्त अनुसंधान क्या होता है, जो हमारा अप्लाइड जो रिसर्च होता है वो क्या होता है। तो हम आज पहले मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग आज देखेंगे। तो इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मौलिक अनुसंधान होता क्या है। जो मौलिक मतलब ये बता रहा है कि कोई न कोई मूल चीज़ें होंगी, जो चीज़ें बेसिक होंगी, एकदम ज़मीनी स्तर से होंगी। कहने का मतलब कि ज़मीनी स्तर से का मतलब कि एकदम बेसिक चीज़ें, जहाँ से कि किसी चीज़ की शुरुआत होगी, या उससे मतलब कुछ नई चीज़ें, जैसे होता है ना, कोई चीज़ एकदम अपने आप में यूनिक होती है, मतलब उस चीज़ से कोई और चीज़ बनाई जा सकती है, लेकिन उस चीज़ में कोई चीज़ को तोड़ मरोड़ नहीं किया जा सकता, या उससे कोई और चीज़ें नहीं बनाई जा सकती हैं। जैसे आप हिंदी ही पढ़े होंगे तो हिंदी के जो स्वर होते हैं, उन स्वरों से और सारे व्यंजन या और सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन स्वर, जो मूल स्वर हमारे होते हैं, उससे कोई और चीज़ें मैं नहीं बना सकता हूँ। सेम वही चीज़ यहाँ पे मेरा मौलिक अनुसंधान होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, हम कुछ पॉइंट के आधार पर आपको बताने का प्रयास किया हूँ कि मौलिक का मतलब मूल चीज़ें होती हैं, जो कि हमारा एकदम बेसिक होता है। इससे इस चीज़ को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, या इसमें कोई और चीज़ मैं नहीं बना सकता हूँ। हाँ, मौलिक अनुसंधान से कोई और चीज़ अगर मैं बनाना चाहूँ, या मौलिक अनुसंधान का उपयोग करके मैं किसी और चीज़ को मैं करना चाहूँ, किसी और चीज़ में इसको अप्लाइड करना चाहूँ, तो वो चीज़ें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मौलिक अनुसंधान में मैं कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, आपको पॉइंट वाइज अगर आप समझेंगे तो एक एक बातें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, मौलिक अनुसंधान को शुद्ध अनुसंधान, जो कि इसको हम प्योर अनुसंधान कहते हैं, कि एकदम शुद्ध है, ये अपने आप में एकदम यूनिक है, कोई इसमें अलग चीज़ें नहीं है, एकदम प्योर अनुसंधान। या इसी को हम आधारभूत, हम आपको पहले ही बताए कि एकदम बेसिक होता है, एकदम आधारभूत होता है। इससे कोई और चीज़ें बनाई जा सकती है, लेकिन इसमें कोई और चीज़ें नहीं डाली जा सकती, या इसको हम 2-3 पार्टों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो देखिए, आधारभूत जो आपका है, बेसिक भी इसे हम कहते हैं, जो कि हमारा मौलिक अनुसंधान कहलाता है। तो इस 2 बातों को अगर आप याद करके रखेंगे कि कोई भी चीज़ अपने आप में, जैसे मान लीजिए कोई नियम मुझे बनाना है, या न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, तो क्या उससे पहले गुरुत्वाकर्षण का यूज नहीं होता था? क्या उससे पहले किसी वस्तु को फेंका जाता था? क्या वो जमीन पर नहीं आती थी? क्या आती थी, लेकिन उसकी खोज नहीं किया गया था। लेकिन जब न्यूटन ने उस सिद्धांत को, उस नियम को जब उन्होंने खोज कर दिया, तो उस न्यूटन के नियम के, मतलब ऐसे बहुत सारे नियम हैं, जिन नियमों, जिन सिद्धांतों का हम उपयोग अलग किसी और चीज़ों में हम उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करके मैं किसी और सवाल में, या उसके माध्यम से मैं और कोई चीज़ मैं खोज कर लेता हूँ, तो वो हमारा जो कहलाएगा वो अप्लाइड रिसर्च कहलाएगा, जो कि हमारा प्रयुक्त अनुसंधान कहलाता है। लेकिन हमारा मौलिक अनुसंधान, जैसे न्यूटन का मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये मेरा बेसिक है, ये मेरा आधारभूत है, ये हमारा शुद्ध अनुसंधान, मतलब अनुसंधान नहीं कर सकते हैं, ये मेरा शुद्ध नियम है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा मौलिक अनुसंधान हुआ। तो कहने का यहाँ यही मतलब था कि जो मौलिक अनुसंधान को शुद्ध, प्योर अनुसंधान, या आधारभूत, एकदम बेसिक,
जो एकदम एक यूनिक हो, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो ये मेरा मौलिक अनुसंधान कहलाता है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि मौलिक अनुसंधान में ज्ञान के लिए ज्ञान उपागम का प्रयोग किया जाता है, कि अब मौलिक अनुसंधान में जो नियम जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो ज्ञान के लिए बनाए जाते हैं कि उससे कोई न कोई एकदम प्योर ज्ञान मिले, मतलब एकदम शुद्ध ज्ञान मिले, उससे कोई नई चीजें हम सीख सके, लेकिन वो हमारा एकदम शुद्ध ज्ञान हो, ऐसा नहीं कि उस ज्ञान में भी परिवर्तन किया जा सके, नहीं। तो वही चीजें यहाँ पे ज्ञान के लिए ज्ञान उपागम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि मौलिक अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान, कि मौलिक अनुसंधान जो हमारा है इसके द्वारा हम नवीन ज्ञान को सीख सके, इसके द्वारा हम नवीन सिद्धांत हम बना सके, कोई नई चीजें बना सके, लेकिन इसमें जो हमारा मेन सिद्धांत जो मेरा बन चुका है, जो मेरा नियम जो बन चुका है, जो हमारे जो तथ्य एकदम आ चुके हैं उसमें कोई परिवर्तन न हो, तो मौलिक अनुसंधान के द्वारा, ध्यान से एक एक वर्ड को आप ध्यान से अगर समझेंगे तो बात को आपके एकदम क्लियर हो जाएगी। और मौलिक अनुसंधान क्या होता है, आपका फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, एक एक बात आप एकदम क्लियर समझ पाएंगे। तो अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान, नवीन सिद्धांत और नवीन तथ्यों का प्रतिपादन किया जाता है, या इसमें हम किसी और नवीन चीज़ों को सीखने में हमें सहायता मिलती है, इसी चीज़ को हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान। यहाँ पे बातें कह रही है कि अनुसंधान के द्वारा, ऐसा नहीं कि अनुसंधान में, नहीं, अनुसंधान के द्वारा मतलब मौलिक अनुसंधान के द्वारा हम किसी नवीन ज्ञान को सीख सकते हैं, किसी नवीन सिद्धांत में उसका हम उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और नवीन तथ्यों को हम उसमें प्रतिपादन किया जा सकता है या उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम मौलिक अनुसंधान कहते हैं। और मौलिक अनुसंधान में सामान्यीकरण जो जनरलाइजेशन होता है उस पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब कि एक सामान्य नियम, ये ऐसा सामान्य नियम होता है कि इसमें, इस सामान्य नियम से हम जिसमें चाहे, जिस चीज़ में चाहे इसको हम उपयोग कर सकते हैं। ये एकदम सामान्य नियम होता है, एकदम जनरलाइजेशन इसको हम कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारा मौलिक अनुसंधान है, उस पर ही बल दिया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी कठोर चीज़ों पे, नहीं, एकदम जनरलाइजेशन। चौथा पॉइंट देखिए कि मौलिक अनुसंधान भविष्य में, यही अभी देखिए जो हम बताए भी आपको बातें, वही बातें यहाँ पे लिखी गई है कि मौलिक जो अनुसंधान है उसको भविष्य में, यही जो वृहत अप्लाइड जो लिखा गया है इसी को हम प्रयुक्त अनुसंधान भी कहते हैं, कि मौलिक अनुसंधान का उपयोग करके, प्रयोग करके हम भविष्य में अप्लाइड रिसर्च या उसी का हम बार बार प्रयोग, जैसे कि मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण नियम है तो उस नियम का हम प्रयोग करके कोई और चीज़ें अगर हम खोज कर रहे हैं या किसी और चीज़ को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं तो वही हमारा प्रयुक्त रिसर्च बन जाएगा, प्रयुक्त अनुसंधान बन जाएगा। उसी को हम व्यवहारत या अप्लाइड रिसर्च हम कहते हैं। उसकी प्रकृति में अनुसंधान के लिए आधार बनता है, कि मतलब आधार हमारा उसमें मौलिक अनुसंधान बनेगा, लेकिन भविष्य में अगर हम उसी चीज़ को किसी और नई खोज कर दिए, किसी नई चीज़ को अगर हम प्राप्त कर लिए उस सिद्धांत, उस नियम का प्रयोग करके, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत है, साइंस में ऐसे बहुत सारे नियम हैं, भूगोल में बहुत सारे नियम हैं, जो कि एक नियम वो बनाए जाते हैं, सूत्र फार्मूले बनाए जाते हैं, उसको फिर से हम तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, उस फार्मूले, उस नियम का यूज करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे हमारी क्या नाम है, साइंस में अगर हम देखें तो हमारे मूल मात्रक, मूल राशियां होती हैं, तो मूल जो राशियां, मूल मात्रक होते हैं वो सबसे छोटा होता है, वो एकदम मूल होता है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। हिंदी में अगर हम चलें तो हमारे जो स्वर होते हैं उन स्वरों में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, उन स्वरों का हम उपयोग करके व्यंजन बना सकते हैं। साइंस में अगर हम देखें तो मूल जो हमारे क्या नाम है, जो हमारे मूल राशियां होते हैं, मूल भौतिक मात्रक होते हैं, उन राशियों का हम उपयोग करके हम फार्मूले बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं, लेकिन उससे हम नियम बनाते हैं, लेकिन हमारे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो हमारा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो हमारा मौलिक अनुसंधान होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है, हम बार बार बता रहे हैं। लेकिन उसी का उपयोग करके हम, मान लीजिए कि स्वर का उपयोग करके हम शब्द बनाना सीख गए, हम वाक्य बनाना सीख गए, तो ये हमारा भविष्य के लिए हो गया, कि उसमें हम धीरे धीरे, बच्चा छोटा होता है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, सीखना शुरू कर देता है, तो वो हमारा व्यवहारत हो जाता है, वो हमारा अप्लाइड कर रहे हैं। हम एक अपने मूल स्वर को हम शब्दों में परिवर्तित कर रहे हैं, हम किसी न किसी और मान लीजिए कि वर्डों में हम परिवर्तित, वर्ड तो नहीं कर सकते हैं, शब्द या वाक्यों में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारा अप्लाइड हम वहाँ पर कर रहे हैं, तो उसको प्रकृति के अनुसंधान के लिए आधार बनता है, तो उसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, न कि हमारा मूल और मौलिक अनुसंधान हम उसे कहते हैं जिसका कि एकदम मूल रूप से उसके नियम या सिद्धांत उसमें प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, उसको बनाए जाते हैं। ये बातें हम समझ रहे हैं कि आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। आगे देखिए कि मौलिक अनुसंधान में जैसे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझिए क्या है कि एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहला देखिए क्या है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब आप अगर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर आप पढ़े होंगे मनोविज्ञान में फर्स्ट सेमेस्टर में, तब तो आप समझ जाएंगे। तो आप जाके प्लेलिस्ट में मनोविज्ञान, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के ही हैं
आप पहले कहीं मतलब अभी तक आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आप जाके सबसे पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप पहले पढ़िए और उसको जानने का प्रयास करिए कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक जो उनका ज्ञान होता है एकदम प्योर ज्ञान उसको वो मतलब अपने संज्ञानात्मक विकास पे किस तरह से वो बल दिए हैं, या संज्ञानात्मक विकास पे जीन पियाजे ने बहुत ज़्यादा मतलब आपको बातें बताई है, उस पर मतलब पूरा वो अध्ययन ही अपना मतलब दे दिए थे तो अपना पूरा, तो उसको आप जाके वहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मेन एकदम प्योर आपका जो नियम होता है, जो रूल होता है, उस पर हमारा मौलिक अनुसंधान कहलाता है। दूसरा देखिए क्या है, 3-4 वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कि आप जाके वहाँ पढ़िएगा उनको तो आप समझ पाएंगे कि अपना मौलिक अनुसंधान होता क्या या कह क्या रहा है। बीएफ स्किनर का सक्रिय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत, ये सक्रिय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत क्या होता है कि जब आप बीएफ स्किनर का जब आप पढ़ेंगे सक्रिय अनुबंधन अधिगम का सिद्धांत तो आप समझ पाएंगे कि हमारा मौलिक अनुसंधान क्या होता है। ये लोग होता क्या है, ये लोग नियम बनाए हैं, ये लोग सिद्धांत दिए हैं, जो हमारे जीन पियाजे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए, जो हमारे बीएफ स्किनर हैं ये सक्रिय अनुबंधन अधिगम का सिद्धांत दिए। तो ये लोग जो सिद्धांत दे रहे हैं, मैं वही आपको पहले बता दिया कि कोई फार्मूला, कोई हमारे नियम, कोई सूत्र जो हमारे किसी और चीज़ों में अप्लाइड होता है तो उसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, लेकिन ये नियम जो सिद्धांत जो बनाए जाते हैं और इन नियम सिद्धांत जो हमारे होते हैं उसी को हम मौलिक अनुसंधान कहते हैं। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये मेरा सिद्धांत एकदम जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, ये नियम दिया गया है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, इसमें कोई भी और चीज़ें नहीं ला सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारा क्या कहलाएगा, मौलिक अनुसंधान कहलाएगा। बीएफ स्किनर का सक्रिय अनुबंधन अधिगम का सिद्धांत ये खुद बीएफ स्किनर द्वारा बनाया गया है, इसमें अब कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ परिवर्तन हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो नियम सिद्धांत जो बना दिए गए हैं इस नियम सिद्धांत का उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो जो क्रियाकलाप करेंगे वो हमारा व्यवहार या अप्लाइड, ये भविष्य में जो क्रियाकलाप होगा उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। लेकिन जो नियम सिद्धांत बनाए गए हैं ये हमारे क्या उनसे अनुसंधान कहलाएंगे, तो मौलिक अनुसंधान कहलाएंगे। एकदम एक एक बातें आपको क्लियर हो गई होगी, हम नहीं समझ में आए कि अभी डाउट है आपको, अगर डाउट होगा फिर से आप कमेंट बॉक्स करिएगा, अगले वीडियो में हम फिर से उसको क्लियर आपको कराने का प्रयास करेंगे। तीसरा देखिए क्या है कि थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। आप थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का सिद्धांत है ये इनका सिद्धांत है, थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। जब ये सिद्धांत दिया गया है तो ये सिद्धांत आपका एक नियम बन गया, ये आपका एकदम समझिए कि जमीन से एकदम बना हुआ एक स्तर बन गया। इससे आपका इन सभी नियमों, इन सभी सिद्धांतों का आप उपयोग करके अपने दैनिक जीवन में बालक पे, मानव पे, किसी पशु पक्षी पे, किसी और चीज़ों पे अप्लाइड करके आप नई नई खोज, नई नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। लेकिन इसमें कोई चीज़ें अगर आप कहें तो ये नियम और सिद्धांत ये बन गए तो बन गए, अब इसमें कोई परिवर्तन ऐसा नहीं, कुछ उसमें कुछ गलत होगा तभी भी उसमें और परिवर्तन हो सकते हैं, या कोई और मनोवैज्ञानिक कुछ और चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये नियम सिद्धांत अगर बन गए तो ये हमारे क्या हो गए, मूल हो गए, ये हमारे बेसिक हो गए, ये हमारे आधारभूत हो गए। ये चीज़ें एकदम जमीन से एकदम हो गया कि इस चीज़ का हम उपयोग और भी चीज़ों में कर सकते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि आपको मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है ये एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इसकी विशेषताएं क्या होते हैं और भी चीज़ें क्या होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहले इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे हम लोग फिर इसके विशेषताएं और चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मौलिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं, कि इसकी विशेषता क्या होती है, उसके बाद मौलिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसको हम लोग देखिए क्या है सबसे पहले पॉइंट में कि इसमें मुख्य रूप से सिद्धांत निरूपण, आपको सब कुछ हम बता चुके हैं कि ये हमेशा सिद्धांत पे काम करता है, हमेशा नियम पे काम करता है। तो इसके सिद्धांत निरूपण, नियम तथा जो सत्य चीज़ें होती हैं उस सत्य का प्रयोग किया जाता है। हमारे मौलिक अनुसंधान जो है हमारा है फंडामेंटल जो रिसर्च है, इसमें हमेशा कोई भी चीज़ें जो भी होगा वो सिर्फ नियम पे काम करेगा, नियम बनाने के लिए करेगा। ये देखिए होता क्या है कि ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये कठोर होता है। हमारा मौलिक अनुसंधान जो होता है वो एक कठोर होता है प्रयोग अनुसंधान से। इसका मतलब क्या है कि इसको बनाने में, किसी नियम सिद्धांत को बनाने में, किसी नियम सिद्धांत को खोज करने में, उसको स्थापित करने में समय लगता है, अधिक से अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, किसी विद्वान की आवश्यकता होती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये कठोर है, ये कठिन है, ये इतना आसान काम नहीं है कि किसी नियम को आप बना देंगे, किसी सिद्धांत को आप बना देंगे। लेकिन हाँ, उस नियम सिद्धांत को किसी और चीज़ों में अप्लाइड करना, किसी और चीज़ों में उसको उपयोग करना, उसका प्रयोग करना, और उसमें वो चीज़ें वो आसान हो जाती है। क्योंकि भाई आपके पास अगर कोई नियम हो गया, मान लीजिए आपको गणित का सवाल लगाना है,
और गणित का सवाल लगाना है, उस सवाल को लगाने के लिए अगर आपके पास सूत्र फार्मूला दे दिया जाए तो आप सूत्र फार्मूले पर वैल्यू को पुट करेंगे और आसानी से आप क्या कर लेंगे, उस सवाल का आंसर आप निकाल लेंगे। लेकिन वहीं पे उस नियम को, उस सूत्र को, उस फार्मूले को अगर आपको कह दिया जाए कि आप इसको सिद्ध करिए या इस सूत्र फार्मूले को आप उसको निकालिए, तो वो तो आपके बस की बात नहीं है, वो तो एक विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है, या आप अगर उतना योग्य हैं तब तो आप उस चीज की खोज कर पाएंगे। तो ये मौलिक जो अनुसंधान मेरा है, जो हमारा फंडामेंटल जो रिसर्च जो है, ये एक नियम बनाता है, ये एक सिद्धांत बनाता है, और नियम और सिद्धांत पे जो फॉलो करते हैं लोग, वो मेरा प्रयुक्त अनुसंधान हो जाता है। तो इसी में कह रहा है कि इसमें मुख्य रूप से सिद्धांत निरूपण, नियम या सत्य जो चीजें, क्योंकि नियम जब बना दिया जाता है तो वो एक सत्य चीजें बना दी जाती है कि इसी पे अब ये चीजें चलेगी। कोई अगर फार्मूला सूत्र बना दिया गया तो आपका वो एकदम सत्य हो गया, अब उसमें वो गलती नहीं हो सकता है, आप उसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर एकदम सही से सही आना है। आप क्लियर समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य, इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो सिद्धांतों का सामान्यीकरण करने का होता है कि वो ऐसा फार्मूला बनाइए, ऐसा सिद्धांत बनाइए, ऐसा नियम बनाइए जिसमें कि सामान्य लोग, मतलब जैसे होता है ना कि ऐसे नियम सिद्धांत बनाइए, ऐसा सूत्र बनाइए जिसमें कि कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो उसका आंसर एकदम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चले कि आप ऐसा नियम बना दीजिए, हर एक वैल्यू पे वो वैल्यू क्या हो, चेंज हो, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नियम ऐसा बनाना चाहिए फार्मूला हमें कि जो कि आप कोई भी उसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं या किसी भी चीज में उसको आप अप्लाई करते हैं उस नियम का, तो आपका हमेशा आंसर सत्य आना चाहिए, हमेशा आंसर शुद्ध आना चाहिए। उसमें कोई ऐसा ना हो कि अभी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इस मतलब कोई क्वेश्चन है उसमें आप अप्लाई किए तो वो गलत हो गया, वैसे ही कोई क्वेश्चन और हैं एकदम उसी रूल पे, लेकिन आप उस पर गलत आपका आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैल्यू आप अलग अलग चेंज कर रहे हैं तो हमेशा वैल्यू बदल जा रही है, नहीं, आपका नियम सिद्धांत ऐसा बनाइए, आप ऐसा एकदम फैक्ट हो, वो सत्य हो कि वो जब भी आप सामान्यीकरण का मतलब होता है कि जनरलाइजेशन, मतलब जब भी आप उसको किसी भी तरह से आप उसको उपयोग करिए, आपका हमेशा आंसर वो सत्य, वो नियम कभी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका एक ट्रेन का डिब्बा है और ट्रेन के डिब्बा में अलग अलग बोगी बनी हुई है, जिसमें कि सामान्यीकरण, एक सामान्य जो जनरल डब्बा होता है उसमें जो भी व्यक्ति जाकर के अगर उसका अगर इच्छा करे तो जो क्या नाम है, एसी बोगी में बैठने वाला भी व्यक्ति का अगर इच्छा करेगा तो वो जाके बैठ सकता है। लेकिन आप एसी बोगी में एक जनरल व्यक्ति जाकर के जब से उसका टिकट नहीं लिया रहेगा नहीं बैठ सकता है। तो जनरलाइजेशन इसलिए होता है, उस जनरल डब्बा इसलिए बनाया जाता है कि ट्रेन में उसमें सभी व्यक्ति, अपना गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी व्यक्ति हो अपना वो सफर कर सकता है। तो हमारे ये नियम इसलिए बनाया जाता है कि जो भी आपका वैल्यू होगा, जब भी आप वैल्यू को चेंज करेंगे उस नियम पे, उस सूत्र पे आपका वैल्यू हमेशा आना चाहिए, सही उसका आंसर आना चाहिए, वो कभी गलत नहीं होता है। गणित अगर पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं जिसका कि आप यूज करके आप आसानी से उसका सवाल अपने सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो अगला देखिए क्या है तीसरा पॉइंट कि इसमें उपयोगिता, एप्लीकेशन की क्या इसकी उपयोगिता है, उसके अपेक्षा सिद्धांत पर बल दिया जाता है कि जो कुछ भी आपकी अपेक्षाएं होती हैं, जो आपकी उपयोगिता होती है, उसकी अपेक्षा सिद्धांत जो होते हैं, जो नियम होते हैं, उस पर अधिक बल दिया जाता है, न कि आपकी उपयोगिता पे। आपका उपयोगिता क्या है उसको कोई मतलब नहीं रखता है, आपका सिद्धांत पे वो बल देता है। हाँ, उस सिद्धांत का उपयोग करके आप अपना उपयोग ला सकते हैं, उसको अपने सवाल, अपने जीवन में, उस फार्मूले, उस सूत्र, उस नियम का आप अपने दैनिक जीवन में आप उसकी उपयोगिता ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उस उपयोगिता पे हम बल देते हैं, नहीं, सिद्धांत पे बल दे करके, उस सिद्धांत के थ्रू चल करके, उस नियम के थ्रू आप चल के आप अपने उपयोग का आप सिद्ध कर सकते हैं, अपने उपयोग में आप उसको ला सकते हैं। ये चीज़ें आपका था कि इसके सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। चौथा पॉइंट देखिए क्या है कि मौलिक अनुसंधान जो होता है नियंत्रित होता है, एक कंट्रोल होता है। इसको करने में कठिनाई तो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कठोरता तो ये होती है बनाने में, लेकिन ये एकदम नियंत्रित होता है, ये हर एक परिस्थितियों में संपन्न होता है कि इसको इसलिए ऐसा नियम बनाना चाहिए, ऐसा सिद्धांत बनाया जाता है कि कोई भी परिस्थिति होगी आपका हर जगह वो चीज़ें क्या होगी, एकदम सत्य साबित होगी, कभी वो गलत नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मौलिक अनुसंधान जो हमारा है नियंत्रित है, कंट्रोल है और परिस्थितियों में संपन्न होता है कि वो ऐसा नियम बनाया जाता है, ऐसे सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, ऐसे सिद्धांत बनाए जाते हैं जिसमें कि जो भी आपके सामने परिस्थिति आ जाएगी उस परिस्थितियों के अनुकूल वो अपने आप को बदल लेगा, कभी भी वो चीजें गलत होने नहीं देगा, अपने आप को वो सत्य होगा। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है कि इसमें शोध के अभिकल्प को अत्यंत कठोरता से विकसित किया जाता है। हम बार बार जो आप बातें पहले बता रहे थे कि इसको बनाने में
कठोरता का उपयोग किया जाता है, कठोरता आती है। ऐसा नहीं कि सामान्य व्यक्ति भी किसी नियम को और किसी सिद्धांत को बना दे। हाँ, सामान्य व्यक्ति भी बना सकता है, मैं नहीं कर सकता, नहीं बना सकता है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक क्षमता, मतलब नियम को बनाने के लिए आपके पास ज्ञान की आवश्यकता होगी, आपके पास उतनी क्षमता की आवश्यकता होगी, आप उतने पढ़े लिखे या विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं। तब उसके आप क्या है कि इसके जो भी आप शोध करेंगे, उनके जो भी विकल्प होंगे, उसको अत्यंत कठोरता से विकसित किया जाता है। मतलब इसको बनाने में कठोरता तो होती है, लेकिन अगर ये एक बार बन गया, एक नियम अगर कोई आप सिद्धांत बना दिए, तो उसका आप हर जगह यूज कर सकते हैं। वो कभी नियम और सिद्धांत जल्दी गलत नहीं होता है। अगला आइए, मौलिक अनुसंधान के उद्देश्य, कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहला उद्देश्य देखिए क्या है कि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्यों, क्या, क्योंकि आप जब कोई भी नियम अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहला ही क्वेश्चन उठ के आता है, ये आप क्यों बनाए हैं, ये आप कैसे बनाए हैं, आप किस लिए बना रहे हैं, ये आपका क्या काम करेगा, आप इसका क्यों उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश लाइट के लिए ही बना, आज की डेट में घर घर विद्युत आ रही है, हमारे पंखा फैन चल रहे हैं, ऐसी मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम दैनिक जीवन में अपना उपयोग कर रहे हैं। अब पहले जब आया होगा तो कुछ वैज्ञानिक, कुछ विद्वान या कुछ लोग उनके जो अपोजिट रहे होंगे वो हमेशा कहते होंगे क्यों आप इसको बना रहे हैं, इसका क्या उपयोग होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानियां होंगी। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्यों, क्या अथवा कैसे जैसे प्रश्नों का जवाब खोजना होता है। जो व्यक्ति हमेशा पूछते रहते हैं उसको वो उसलिए नियम बनाता है कि आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन को वो सही तरीके से ला करके, उस नियम को, सिद्धांत को खोज करके आपको उसका उत्तर भी देना होता है। कहीं वो अगर गलत हो गया, कभी कभी नियम ऐसा नहीं कि हमेशा सही हो जाते हैं, नियम सिद्धांत गलत भी होते हैं, और जब गलत होते हैं तो वही लोग जो क्वेश्चन उठाते हैं कि ये क्यों बना रहे हैं, कैसे बनेगा, इसका उपयोग क्या है, इसको किस लिए आप बना रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों की जो उपयोगिता होती है उसको भी वो सिद्ध करना होता है। ऐसे प्रश्नों को, जवाब को खोजने के लिए भी इसका हम उपयोग करते हैं। अगला ये अनुसंधान क्षेत्र में मौलिक ज्ञान के सृजन में योगदान देता है, कि जो आपका मौलिक अनुसंधान जो आपका है, ये अनुसंधान जो है, जो भी आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो मौलिक जो आपके ज्ञान है, किस ज्ञान के अनुसार आप सृजन, क्योंकि आप किसी नियम की अगर आप खोज कर रहे हैं तो आप उस नियम की खोज करने में अपनी कितनी सृजनशीलता आप उसमें लाते हैं, या कितने अपने ज्ञान का उसमें उपयोग आप करते हैं, उसमें वो योगदान देता है। एक एक पॉइंट हम समझ रहे हैं कि आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। इसका उद्देश्य घटनाओं के संबंध में सिद्धांत एवं प्रतिमान प्रस्तुत करना होता है, कि जो भी आपका उद्देश्य होगा, जो भी आपकी घटना घटेगी, उस घटना के संबंध में, क्योंकि नियम इसलिए तो बनाए जाते हैं कि आपके सामने कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी घटना आएगी, कोई भी आपके सामने, मान लीजिए जैसे कि अभी आज से पहले क्या था, सिर्फ सूर्य हमारा जो है प्रकाश देता था तो दिन में देता था, रात में हमें प्रकाश नहीं मिल पाती थी, लाइट नहीं मिल पाती थी। हाँ, चंद्रमा था जो कि प्रकाश देता था, तो वो भी प्रकाश लगभग कुछ दिनों तक बहुत अच्छा प्रकाश, इसलिए वो कम ज़्यादा भी तो होता है, 15 दिन तक घटता बढ़ता रहता है, तो उसमें आपका प्रकाश क्या है, कम होता था। लेकिन आज के समय में क्या है, जितने लोग दिन में, पहले क्या होता था, दिन भर लोग काम करते थे और रात में सोते थे, और आज का समय ये आ गया है कि शहर के लोग, शहर की मैक्सिमम सब जगह की अगर बात की जाए तो रात में लाइट की व्यवस्था हो गई है। वो लोग रात तक, पहले क्या होता था 6 बजे तक लोग सो जाते थे, लेकिन अब लोग 10 बजे 12 बजे तक लोग जगे रहते हैं, और लाइट की ही व्यवस्था ये है, लाइट की ही देन है, आज प्रकाश की ही देन है कि प्रकाश में लोग अपना काम कर लेते हैं। कोई भी हमारा काम, जो काम हम 5 घंटे 6 घंटे दिन में पहले करते थे 7 घंटे, वो काम हम अब रात तक भी 8-8 10-10 12-12 घंटे तक हम काम कर लेते हैं। तो ये इसमें हमारा प्रकाश की देन है। तो वही कह रहा है कि इसका जो उद्देश्य है, जो भी हमारे सामने जो घटना है, जो परिस्थिति आई, हमारे सामने परिस्थिति आई, काम कम हो रहे थे, ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, सबसे पहले हुआ कि लाइट की व्यवस्था करिए, लाइट की व्यवस्था हो गई तो अब लोग काम होना बढ़ा लिए। तो जो भी घटना होगी उसके संबंध में जो उनका जो सिद्धांत होता है, उनके जो प्रतिमान होते हैं, उनको प्रस्तुत करना होता है। उन लोगों ने लाइट की जब व्यवस्था नहीं रही होगी तो उस समय वो सिद्धांत बनाए होंगे कि प्रकाश को कैसे खोजा जाए, या रात में हमारे लाइट की व्यवस्था कैसे होगी, हम कैसे विद्युत की उपयोगिता हम करें, कैसे विद्युत को बचाएं और रात में लाएं। ये सभी चीज़ें उस समय एक सिद्धांत बना होगा, एक नियम बनाए होंगे लोग, और उस पर आज कार्य कर रहे हैं, और आज हमें लाइट मिल रही है, आज लोग रात भर जग रहे हैं। अगला देखिए क्या है पॉइंट, कि व्यापक एवं प्रबंधन की प्रक्रियाओं के ज्ञान के प्रसार करने में, कि जो आपका व्यापक होगा, जो आपका, ये मतलब
कहा जाए तो ये नियम और सिद्धांत का जो उपयोग है, जो प्रयोग है किसी प्रबंध में, इसका भाई पहले हम प्रबंध करते हैं। जैसे लाइट की व्यवस्था हम क्या किए, इसका हम पहले प्रबंध किए और प्रबंध करके या उसका पहले हम खोज किए होंगे और उस खोज करके अपने दैनिक जीवन में ला करके उसको व्यापक रूप से हम उसको विस्तृत कर दिए, उसका प्रसार कर दिए। अपना जो उनका खुद का ज्ञान रहा होगा, पहले वो लाइट की खोज किए होंगे, प्रकाश की खोज किए होंगे और खोज करने के बाद अब उनको क्या कर दिए, उनका प्रसार कर दिया। घर घर में लाइट हो गई, घर घर में इमरजेंसी लाइट हो गई, प्रकाश हमारे हो गए, इन्वर्टर हो गए, बैटरी हो गई, जनरेटर हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें प्रकाश देना शुरू कर दिए। तो ये आपका था कि व्यापक एवं प्रबंधन की प्रक्रियाओं में ज्ञान का प्रसार करने में। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मौलिक अनुसंधान की विशेषताएं और मौलिक अनुसंधान के उद्देश्य, ये आपका एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं फिर कि मौलिक अनुसंधान के महत्व क्या होते हैं और मौलिक अनुसंधान की सीमाएं क्या होती हैं। तो इसका पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स बनाते हुए चलिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मौलिक अनुसंधान के महत्व क्या होते हैं और मौलिक अनुसंधान की सीमाएं क्या होती हैं। तो मौलिक अनुसंधान के जो महत्व होते हैं, इसको आप देखिए क्या है कि मौलिक अनुसंधान का महत्व इस तथ्य से देखा जाता है कि अधिकतर प्रयुक्त अनुसंधान की आधारभूत सामग्री मौलिक अनुसंधान से प्राप्त होती है। कहने का क्या मतलब है कि जो मौलिक अनुसंधान है उसका जो महत्व है वह इस तथ्य को देखता है या उस तथ्य से देखा जाता है कि अधिकतर जो आपका प्रयुक्त अनुसंधान है, हम मौलिक अनुसंधान और प्रयुक्त अनुसंधान को आपको बताए थे कि मौलिक अनुसंधान जो आपका है वो मूल चीज़ों से है, एकदम जमीनी स्तर से, या उसको हम कहें तो एकदम मूल चीज़ें एकदम नीचे की चीज़ें से है। और उस चीज़ों का जो हमारे मौलिक अनुसंधान है उसका उपयोग करके जो हम किसी मतलब एक नियम या सिद्धांत का जब हम उपयोग करके जब किसी अन्य चीज़ों में, अपने व्यवहारिक जीवन में या ऐसे बहुत सारी चीज़ों में जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, तो प्रयुक्त अनुसंधान कहलाता है। तो उसका जो उपयोग है देखा जाता है कि अधिकतर जो प्रयुक्त अनुसंधान होते हैं, जो प्रयुक्त अनुसंधान की जो आधारभूत जो सामग्री होती है प्रयुक्त अनुसंधान की, वो मौलिक अनुसंधान से प्राप्त होती है। आपको बताया भी थे कि मौलिक अनुसंधान के नियम सिद्धांत सब कुछ उपयोग करके हम प्रयुक्त अनुसंधान में जब हम उसका उपयोग कहीं और करने लगते हैं, किसी और चीज़ों में हम उसका उपयोग करने लगते हैं, तो वह हमारा प्रयुक्त अनुसंधान का कहलाता है। तो वही प्रयुक्त अनुसंधान की आधारभूत सामग्री जो भी प्रयुक्त अनुसंधान की है वह मौलिक अनुसंधान से प्राप्त होती है। कि मौलिक अनुसंधान नियम, मौलिक अनुसंधान में जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इनका उपयोग करके हम प्रयुक्त अनुसंधान को या उसका जो अप्लाई हम कहीं और करते हैं तो हमारा प्रयुक्त अनुसंधान बन जाता है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, मौलिक अनुसंधान विश्वसनीय। जो हमारा मौलिक अनुसंधान होता है, एकदम जो नियम हमारा होगा वो नियम ऐसा बनाया जाता है, एकदम एक तरीके मतलब एक नियम अगर बना दिया गया तो वो एकदम बना दिया गया, उसको कोई काट नहीं सकता है, तो वो एकदम विश्वसनीय होता है, वो एकदम वैध होता है। अब पता चला कि उस नियम को हमेशा हम बदल रहे हैं। आज कह दिए, मान लीजिए कोई अगर फार्मूला आप मान लीजिए एक अगर हम बल का ही ले लें तो बल F बराबर m इंटू ए होता है। और इस बल का फार्मूला अभी हम तो बताए, मतलब एक वैज्ञानिक जो न्यूटन है उन्होंने बताया कि बल जो द्रव्यमान, जितने हम द्रव्यमान लगाते हैं और कोई वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाती है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम बल कहते हैं। अब पता चले कि अभी वही वैज्ञानिक यहाँ फार्मूला बदल दिए, कह देंगे F बराबर, या फिर यहाँ पे मान लीजिए m बराबर बोल देंगे F इंटू ए। पता चला अभी कुछ देर बाद और बदल दिए, या कुछ हर समय बाद क्या किए उसको बदल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये आपका वो विश्वसनीय नहीं होगा फार्मूला, वो वैध नहीं होगा। तो आपका जो नियम होता है वो हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि वो विश्वसनीय हो, वो हमेशा वैध हो, जहां उसको अप्लाई किया जाए वो एकदम नियम हमेशा एकदम अपना आंसर या अपने तरीके से वो एकदम वैध हो, उसमें कोई भी गलत न हो, उसको बार बार बदला नहीं जाता। अगर वो बदल रहा है, आपका मान लीजिए कक्षा में आप पेपर दिए और अगर आप कक्षा के मतलब पेपर अगर विश्वसनीय या वैध होगा तो आप जब भी पेपर देंगे आपका अगर नंबर जितना आया है हर बार एक बराबर नंबर आता है, और एक बराबर अगर नंबर नहीं आ रहा, हर समय बदल रहा है, इसका मतलब कि वो पेपर ही जो था, वो जो टीचर जो बनाने वाला पेपर है वो ही विश्वसनीय या वैध नहीं है, वो हमेशा पेपर आपके लेवल को क्या कर रहा है, घटा बढ़ा रहा है। ये आपका आप समझ गए होंगे कि मौलिक अनुसंधान विश्वसनीय व वैध ज्ञान की वृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है, कि जो आपका विश्वसनीय ज्ञान होगा उसको प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाता है, दर्शाता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है कि इसमें सामान्यीकरण का गुण पाया जाता है, बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मौलिक अनुसंधान नवीन ज्ञान, इसमें जो इनका जो ज्ञान होता है, जो नियम होंगे, सिद्धांत होंगे, किसी अलग नई ज्ञान को सीखने में, किसी नए सिद्धांत को सीखने में नवीन ज्ञान, सत्य या सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ नई चीज़ों को सीखना हो, कुछ नए सिद्धांत बनाना हो, तो उसमें ये जो हमारे मौलिक अनुसंधान होते हैं या मौलिक जो फंडामेंटल रिसर्च होते हैं, इनका हम उपयोग करके किसी नई चीज़ को हम सीख लेते हैं। तो ये हमारा रहा मौलिक अनुसंधान के महत्व। इसकी सीमाएं भी जान लीजिए थोड़ा सा,
इसको आप सिर्फ एक याद करके बस रखिए, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें परेशान मत होइए या समझे रहिए बस, ताकि कापी में आप लिख दीजिएगा नोट्स बना के। मौलिक अनुसंधान में धन एवं समय अधिक खर्च होते हैं। सही बात है, किसी नियम को बनाना है, सिद्धांत को बनाना है, तो उस चीज़ के नियम और सिद्धांत का आप अगर पहले से नियम सिद्धांत बना है, उस चीज़ का अगर आपको उपयोग करना है, कहीं आपको अप्लाई करना है, तब तो आप आसानी से कर लेंगे आप उसको याद करके। लेकिन किसी नियम सिद्धांत को अगर बनाना है, आज के समय में क्या है कि हमारे जितने नियम सिद्धांत बनाए गए हैं, हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उतने नियम सिद्धांत हमसे याद नहीं हो पा रहे हैं। उस चीज़ मतलब नियम सिद्धांत बने बनाए हैं, उसको हम अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। और पहले के विद्वान जो थे, जो हमारे वैज्ञानिक जो लोग थे, वो लोग नियम अपने खुद वो बनाते थे, अपने सिद्धांत वो खुद बनाते थे, और बना करके आज की डेट में हमारे लिए नियम सिद्धांत वो बना के चले गए हैं। सिर्फ हमें उस नियम और सिद्धांत पर सिर्फ हमें चलना है। लेकिन हम लोग आज के समय में चलना भी हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है, हम लोग चल भी नहीं पाते हैं। लेकिन पहले के सोचिए विद्वान कितने बड़े होंगे, वैज्ञानिक लोग कितने विद्वान रहे होंगे कि वो लोग एक नियम सिद्धांत खुद बना के गए हैं, जिसपे कि हम लोग को चलना इतना कठिन है, तो उन लोग को बनाने में कितना कठिनाई हुई होगी। तो मौलिक अनुसंधान में मतलब धन भी अधिक ज़्यादा खर्च होता है और समय भी अधिक ज़्यादा खर्च होता है। मान लीजिए कोई रॉकेट ही बनाना है, कोई ऐसी नई चीज़ें बनानी है, उसमें देखिए अधिक से अधिक खर्च होता है धन। अनुसंधान जो आपका है, जब खोज लोग कोई वैज्ञानिक जब करता है, तो उस वैज्ञानिक के खोज करने में कितने ज़्यादा से ज़्यादा रुपए खर्च होते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें समय खर्च होता है। ऐसा तो नहीं कि आज आपको दिया गया कोई प्रोजेक्ट और आप 2 दिन में बना देंगे, नहीं। हो सकता है कि अगर कोई वैसा प्रोजेक्ट हो, आसान हो, तो बना भी सकते हैं। कभी कभी दिमाग आपका बहुत अच्छा चल गया, वैज्ञानिक बहुत अच्छा सोचने वाला हो गया, सोच लिया, अचानक काम कर गया वो। तो इस तरह से उसमें धन और अधिक समय भी खर्च होते हैं। दूसरा देखिए क्या है कि मौलिक अनुसंधान तत्कालिक स्थानीय, देखिए वही बातें यहाँ पे बोल दिया कि तत्कालिक जो है, स्थानीय जो है, जो आपकी समस्या होगा उस समस्या का समाधान करने में उपयुक्त नहीं होता है। कहने का मतलब कि हमारा मौलिक अनुसंधान जो होगा, किसी नियम को अगर आप बना रहे हैं, किसी सिद्धांत को अगर आप बना रहे हैं, किसी अनुसंधान की आप खोज अगर आप कर रहे हैं, तो उस खोज करने में आप सोचिए कि तत्कालिक वहीं पर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया और आप तत्काल में वहीं कहीं आप खोज देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एकदम कहीं ना कहीं वो रंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो उस समस्याओं का समाधान करने में ये उपयुक्त नहीं हो पाता है। इसको समय अधिक ज़्यादा चाहिए, इसको धन अधिक ज़्यादा चाहिए, खर्च चाहिए इनके लिए। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा उस पर चिंतन करेंगे, सोचेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा समय लेंगे, एक बार 2 बार करेंगे, गलत होगा, उसको फिर अप्लाई करेंगे कहीं और, फिर वो गलत होगा। तो धीरे धीरे वो चीज़ें, अच्छा एक बार अगर नियम और सिद्धांत बना देंगे, फिर वो कहीं भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो सब कुछ पे अप्लाई करके सब कुछ एकदम एक नियम बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा धन खर्च होते हैं। तीसरा देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आने वाली समस्या। मान लीजिए हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, या आपकी अगर समस्या है कि हम कैसे पेपर देंगे, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसमें क्या आप किसी नियम का उपयोग कर लेंगे, क्या किसी सिद्धांत का आप उपयोग कर लेंगे? कि आप अगर कोई सिद्धांत आपको बता दे, कोई नियम बता दे कि आप देखिए अपने रात में सोते समय एक नियम आपका बना दिए हैं कि आप रात में सोते समय क्या नाम है कि बिस्तर के मतलब अपने तकिया के नीचे आप सब कापी किताब रख दीजिए, आपका ये नियम है और आप इससे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्या ये मतलब एकदम फैक्ट है? क्या ये सही है? नहीं। आपको एक नियम, और उसके लिए आपको अगर बनाया गया कि आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा, आपको प्रतिदिन अपना समय देना होगा, तो ये चीज़ें आप प्रतिदिन जब उसमें जब संलग्नता से लगेंगे, आप उसको जब अध्ययन करेंगे और काफ़ी जब उसमें समय देंगे, आप कापी किताब खरीदने में अपना रुपया खर्च करेंगे, 1-2 राइटर की किताब खरीदेंगे, यूट्यूब पे चैनल पढ़ेंगे, किसी का आप पेड बैच लेंगे, या किसी से आप समय अपना धन, मान लीजिए आप यूट्यूब पे भी खर्च मतलब पेड बैच नहीं भी ले रहे हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं, फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, तो फ्री में होगा क्या? तो आप अपना नेट तो खर्च कर रहे हैं, आप आके मेरे से पढ़ तो रहे हैं, अपना समय तो दे रहे हैं, तब तो आप कुछ चीज़ें सीख पाएंगे, तब तो आप पेपर में अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन आने वाली जो भी आपके साथ अगर समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी मौलिक अनुसंधान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि आप सोचिए कि तत्काल के रूप में वहीं तुरंत आपका समाधान हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके मौलिक अनुसंधान की जो महत्व हैं, मौलिक अनुसंधान की जो सीमाएं हैं ये, और उसके बाद मौलिक अनुसंधान क्या होता है। आज हम लोग फंडामेंटल रिसर्च पूरा का पूरा एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए। और एक चीज़ और जानिए, पेपर में एकदम कन्फर्म है, मौलिक अनुसंधान या तो पूछ ले, या तो क्रियात्मक अनुसंधान पूछ ले, या तो प्रयुक्त अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च पूछ ले,
कोई ना कोई इन तीनों में से जरूर पूछेगा। अगर ये तीनों में से कोई नहीं पूछता है तो जरूर ये पूछ लेगा कि क्रियात्मक अनुसंधान के साथ मौलिक अनुसंधान का क्या संबंध है, इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। जो आपका मौलिक अनुसंधान है उसके साथ आपका प्रयुक्त अनुसंधान जो आपका अप्लाइड रिसर्च है उन दोनों में क्या संबंध है। तो आप आसानी से पेपर में लिख करके अभी हम आपको बताएंगे भाई डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद अभी हम आपको पढ़ाएंगे प्रयुक्त अनुसंधान क्या होता है। फिर उस प्रयुक्त अनुसंधान जब पढ़ा लेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि मौलिक अनुसंधान और प्रयुक्त अनुसंधान में क्या डिफरेंस है। उस चीज़ को आपको जब बताएंगे तो इसका आप जब नोट्स बनाने, मैं बोर्ड पे क्यों लिख देता हूँ, अधिक से अधिक चीज़ें क्यों लिखता हूँ, ताकि आप इस चीज़ को बोली हुई बातें आप रोक रोक के पता चले, सुनेंगे फिर लिखेंगे, कुछ बातें आपको कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए मैं लिख देता हूं कि आप बोर्ड से नोट्स आप अपने कापी बना लीजिए और बना करके आप परिश्रम करेंगे। जब थोड़ा सा अपने से खुद से पढ़ेंगे, हम कितना भी पढ़ा दें आपको हम अच्छे नंबर नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन आप जब समय अपना देंगे, उसमें अपना जब धन आप खर्च करके आके जब यूट्यूब पर आप एक एक चैनल एक एक वीडियो को जब आप खोज खोज के देखेंगे, पढ़ेंगे, प्ले लिस्ट से जा करके नोट्स बनाएंगे, तब आप अच्छे नंबर लाएंगे। तो हम चाहते हैं, आज मेरा फंडामेंटल जो आपका था रिसर्च मौलिक अनुसंधान कंप्लीट हो गया है। आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और लाइक तो बिल्कुल किया करिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लगता हो, सबसे पहले आप लोग लाइक किया करिए। मैं देखता हूँ वीडियो 1,000, 1,500, 2,000 चल जाता है और लाइक 100-200 बस होते हैं। क्या ये सही बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लाइक किया करिए। इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।